तो मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे जितने भी एंड्रॉयड के वर्जन्स हैं वो एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बना के रखे गए हैं, ABCDEFGH ऐसे करके, ठीक है। हाँ सर। फ्रोयो, फ्रोयो के बाद जिंजर ब्रेड, हनी कप, आइसक्रीम सैंडविच, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किट कैट, उसके बाद लॉलीपॉप एंड देन मार्शमेलो एंड नोगट, ओरियो, ठीक है। तो जो भी हमारे ये मतलब अल्फ़ाबेट हैं ए से लेके, और ये जनरली डिज़र्ट के नाम, खाने पीने चीज़ों के नाम पे रखे गए हैं। बहुत सारे वर्जन्स हैं। अच्छा, हर वर्जन्स का एक कह सकते हो API लेवल है। अब जैसे ये जो 15 है ये आइसक्रीम सैंडविच है, देखो, है ना, API लेवल 15। तो अब देखो ये 16 जो है जेली बीन है, ये किट कैट है, लॉलीपॉप, और मेरे पास यहाँ पे अभी नोगट, ओरियो, एंड्रॉयड पाई तक का सपोर्ट है। तो अगर आपसे ये कभी पूछा जाए या आपको ही समझना है कि भैया हम एंड्रॉयड के किस वर्जन पे काम कर रहे हैं अभी, कौन से API लेवल पे, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि भैया API लेवल 28 पे कर रहे हैं, 27 पे कर रहे हैं। अगर हम 28 पे करते हैं, सपोज करिए, मैं यहाँ से 28 ले लेता हूँ, तो देखिए ये बता रहा है कि योर ऐप विल बी रन ऑन लेस देन 1% डिवाइस। मतलब एंड्रॉयड पाई का सपोर्ट अभी मतलब लेस देन 1% डिवाइसेस में है, ठीक है। तो मतलब अगर ऐसे हमारे पास डिवाइस ही नहीं है जो 1% से भी लेस है, उस पर हम एप्लीकेशन चलाना चाहेंगे तो उसका क्या मतलब है, समझे आप? मतलब आप ऐप बना रहे हो जो 1% डिवाइसेस पे भी नहीं चल सकती है, आप ऐप बना रहे हो जो 1% डिवाइसेस पे चलेगी, आप ऐप बना रहे हो जो कि 6% डिवाइसेस पे चलेगी, तो क्या वैलिड है बताओ, इसमें से क्या लेना चाहिए? 100% वाला। एंड्रॉयड का रिकमेंडेड अप्रोच है कि आप जब भी एप्लीकेशंस बनाइए तो मिनिमम API लेवल लेके चलिए। मिनिमम API लेवल लेके चलेंगे ताकि आप मैक्सिमम डिवाइसेस को कैप्चर कर सकें, है ना। एप्लीकेशन बनाओगे ताकि अलग हर डिवाइस में चले ना लगभग। तो इसीलिए यहाँ पे 14 लिया या 15 ले लेते हैं, तो 15 पे भी 100 दिखा रहा है, 16 ले लेते हैं, चलो 99 भी दिखा रहा है, तब भी सही है, बट बाई डिफॉल्ट इन्होंने 50 लिया हुआ था, तो वही ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब ये क्रिएट कह रहा है न्यू एम्पटी एक्टिविटी, इसके साथ अगर आपको बनानी है तो हमें नहीं बनानी है, कोई ज़रूरत नहीं है, चेक वर्क रहने दो, ठीक है। दैट उसके बाद हम फिनिश कर लेते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम करना बहुत आसान है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना बहुत आसान है। कुछ हमने नहीं किया, नथिंग, हमने कोई भी कोडिंग नहीं करी, बस सिंपली गए इंटरनेट से हमने एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड किया। एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करने के बाद उस स्टूडियो पर डबल क्लिक किया। ये क्या करेगा, नेट से जितनी भी पैकेजेस हैं, लाइब्रेरीज हैं, वो सब उठा के लेके आ जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट 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 करके फिनिश करेंगे, आपका ऐप रेडी हो जाएगा। यहाँ पे ऐप रेडी हो जाएगा, ठीक है। और अब ये जो एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन होगी, ऐप रेडी होगा, यहाँ पे उस टाइम पे यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग हो रही होती है। तो ये प्रोसेसिंग क्या हो रही होती है, इसे ज़रा समझिए। देखिए ये आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन को चलने के लिए क्या चाहिए, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को चलने के लिए एंड्रॉयड की लाइब्रेरी चाहिए, एंड्रॉयड का कंपाइलर चाहिए, उस कंपाइलर के करस्पॉन्डिंग जो ये आईडी आप यूज कर रहे हो, यानी कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर कोई ना कोई बिल्ड टूल चाहिए। तो एंड्रॉयड स्टूडियो जिस बिल्ड टूल को यूज करता है, बिल्ड टूल समझते हो आप भाई? बिल्ड टूल वो होता है जिसके थ्रू कोई भी मतलब आईडीज प्रोजेक्ट को रन करती हैं, ठीक है। तो जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो इस टाइम पे जो बिल्ड टूल यूज करती है वो करती है ग्रेडल। हाँ, जैसे ग्रेडल है, मैवन है, आंट है, ये सब एक बिल्ड टूल हैं, ये आप ऐसे बोल सकते हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल हैं, ठीक है, जो प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं और साथ ही साथ आपके बिल्ड को, आपकी रिलीज़ को भी कह सकते हो मैनेज करते हैं, ठीक। तो एंड्रॉयड स्टूडियो बेसिकली ग्रेडल का यूज़ करता है। तो यहाँ पे ग्रेडल के थ्रू इस प्रोजेक्ट की वो इंडेक्सिंग करता है, साथ ही साथ प्रोजेक्ट को अपडेट करता है। देखो यहाँ पे इंडेक्सिंग लिखा आता है ना, ठीक है। प्रोजेक्ट को अपडेट करता है और आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रेडी हो जाती है, ठीक। अब एप्लीकेशन जब यहाँ पे रेडी होती है तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें बन के आ गई
ये ऐप बन के आ गया, ये देखो यहाँ पे मैनिफेस्ट बन के आ गया, यहाँ पे जावा बन के आ गया, ठीक है, यहाँ पे रेस्ट बन के आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें बन के आ जाती हैं, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। देन आप फंडामेंटल पे जाइए। बट एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर, जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम करते हो तो आपको एटलीस्ट इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ऐप बन के आ गया, ऐप बन के आने के बाद अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। अब आप अपने फ़ोन को, अगर आपके पास रियल डिवाइस है तो उसको USB वायर से कनेक्ट करिए, डेवलपर ऑप्शन इनेबल करिए और यहाँ प्ले बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे प्ले बटन पे क्लिक करेंगे आपका देखिए यहाँ पे ADB जो एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज है, एंड्रॉयड डिबगर ब्रिज यहाँ पे स्टार्ट होता है और वो क्या करता है, चेक करता है कि आपकी एप्लीकेशन में, सॉरी आपके सिस्टम में कौन सी ऐसी डिवाइस है जो इस टाइम पे क्या है, एक्टिव है, उसको यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये मेरा डिवाइस नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ये डिवाइस नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये डिवाइस, ठीक है। अगर हम अपना रियल फ़ोन लगाएंगे तो उसके थ्रू भी ये डिटेक्ट कर लेगा, या हम यहाँ से कोई वर्चुअल डिवाइस भी बना सकते हैं। चलिए, और जैसे बनाएंगे तो इस एप्लीकेशन को वहाँ पे हम रन कर सकते हैं। मतलब हम एक सिंगल लाइन की भी कोडिंग यहाँ पे नहीं करते हैं और एप्लीकेशन हमारा रेडी है। अच्छा, वो तो अलग बात है। बट यहाँ पे एक फ़ाइल यहाँ पे देखिए ओपन हुआ है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, और यहाँ पे एक एक्सएमएल फाइल यहाँ पे ओपन है। तो दो चीज़ें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होके आती हैं, एक एक्सएमएल फाइल और एक एक्टिविटी फाइल, जावा फाइल, ठीक है। तो इन दोनों फाइल को यहाँ से मैं क्लोज़ करता हूँ, ठीक। और अब इसको ज़रा समझ लेते हैं हम कि इसके लेफ़्ट साइड में यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बन के आता है, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ये क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये देखिए क्या दिख रहा है, एंड्रॉयड दिख रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो प्रोजेक्ट होता है जो यहाँ पे दिखता है, उसके ये डिफरेंट मोड हैं, ठीक है। कि आप इस प्रोजेक्ट को एंड्रॉयड मोड में भी देख सकते हो, आप इसको अगर चाहो तो प्रोजेक्ट मोड में भी करके देख सकते हो। जब प्रोजेक्ट मोड में करके देखोगे तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट दिखाएगा, साथ में यहाँ पे उसके इंटरनल लाइब्रेरीज दिखाएगा, ठीक है। और बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें दिखा रही हैं। अगर आप सूर्या ऐप के अंदर जाएंगे तो ग्रेडल ऐप बिल्ड बहुत सारी डिटेल दिखा रहा है एक स्ट्रक्चर्ड वे में, राइट। प्रोजेक्ट फाइल करेंगे तो उसका डिटेल में आप उसकी पूरी फाइल को देख सकते हो। तो ये जो व्यू है, ये बेसिकली व्यू उन्होंने दिया है, जैसे सपोज करो कोई ऐसा बंदा है जो एंड्रॉयड स्टूडियो पहले नहीं चलाता था, वो इक्लिप्स को चलाता था, और इक्लिप्स में उसको एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को समझने की आदत है, तो उस तरह से इसे ओपन करके इसको देख सकता है, समझ सकता है। बट एंड्रॉयड कहता है कि एंड्रॉयड स्टूडियो आप चला रहे हो, एंड्रॉयड का रिकमेंडेड अप्रोच है कि इसको आप हमेशा एंड्रॉयड मोड में ही चलाओ। एंड्रॉयड मोड में चलाओगे तो भैया ये चीज़ें एंड्रॉयड स्टूडियो के लिए अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है, और आपके लिए भी। अब अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो में जाइए तो यहाँ पे दो चीज़ें बन के आ जाती हैं, एक ग्रेडल स्क्रिप्ट बन के आ जाती है और एक ऐप यहाँ पे बन के आ जाती है। तो ये जो ग्रेडल स्क्रिप्ट है ये क्या करती है, ये जो ग्रेडल स्क्रिप्ट है मैंने आपको बताया। पहले ग्रेडल क्या होती है ये समझिए। ग्रेडल क्या है, यहाँ पे आप डायरेक्ट गूगल पे भी डाल सकते हो व्हाट इज़ ग्रेडल। वैसे आप पता है ग्रेडल क्या है, ग्रेडल, मैवन, ये सब क्या है? मैवन तो पता है सर। क्या है बताइए? मैवन एक टाइप की लाइब्रेरी वो करता है, इंपोर्ट करता है हमारी। हाँ जी, लाइब्रेरी इंपोर्ट करता है एक टाइप से। लाइब्रेरी इंपोर्ट करता है, मतलब जार फाइल वगैरह। बस यही है और कुछ नहीं है। मैंने तो इतना ही किया सर, अभी स्टार्ट किया था मैंने उसको बनाना प्रोजेक्ट। अच्छा, देखिए अगर आपको नहीं पता है तो एक वर्ड में आप बोल सकते हो। अगर आपसे ग्रेडल के बारे में पूछा जाए, मैवन के बारे में पूछा जाए कि ये क्या हैं, तो इनको आप बोल सकते हो कि ये बिल्ड टूल हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर बिल्ड टूल क्या होती हैं। देखिए पहले ये समझिए कि बिल्ड किसे बोला जाता है। बिल्ड बोला जाता है जब कोई प्रोजेक्ट बनता है, ठीक है। जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में एक प्रोजेक्ट बना, ठीक है। प्रोजेक्ट बनने के बाद इसका जो फाइनल मतलब कह सकते हो जो चीज़ बन के आती है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कौन सी चीज़ होती है जो हर फ़ोन में रन होती है? एक फाइल होती है ना जो बनती है, APK फाइल। APK फाइल, वो APK फाइल सपोज करो यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है APK फाइल।
बना भी, नहीं, लेकिन जैसे आप एप्लीकेशन को रन करोगे या यहाँ से बिल्ड में जाके बिल्ड में जाके और यहाँ से जाके- क्या करोगे, जनरेट बिल्ड एपीके करोगे हम्म। तो एप्लीकेशन बन के आ जाएगा, एपीके बन के आ जाएगा। ये एपीके फाइल जो हर एप्लीकेशन में चलने वाली है, ये बिल्कुल उस तरह से है कि जैसे हम खाना बना रहे हैं और खाना जो है रेडी टू सर्व है, किसी को दिया जा रहा है। अब वो चीज़ जैसे एक आपने एक प्रोजेक्ट, आप जावा में प्रोजेक्ट बनाते हो, जावा में जब एप्लीकेशन में आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो प्रोजेक्ट सर्वर पे कैसे चलाते हो आप? टॉमकैट के थ्रू करके, टॉमकैट पे डायरेक्टली चलाते हो, डिप्लॉय करते हो, नहीं रन एज ऑन सर्वर करके। रन एज ऑन सर्वर कर देते हो। तो अच्छा, इक्लिप्स में, इक्लिप्स में चलाते हैं। इक्लिप्स में, इक्लिप्स में चलाते हो, ठीक है। इक्लिप्स में प्रोजेक्ट बनाया और रन एज ऑन सर्वर कर दिया, प्रोजेक्ट चल गया। ये यहाँ की बात नहीं हो रही है। अब एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन चलाना है सर्वर पे, कभी चलाया है? लाइव तो डिप्लॉय करनी पड़ती है वहाँ पे। तो लाइव डिप्लॉय करनी पड़ती है। कैसे डिप्लॉय करते हो, क्या बनाते हो उसका? वार फाइल बना के, वार फाइल बनाते हो ना, वो जो वार फाइल होती है वही आपकी एक बिल्ड है। जब कोई प्रोजेक्ट बनता है कंपनी के अंदर, तो वो प्रोजेक्ट का, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एक ऐसी फाइल जो रेडी टू सर्व हो, जो अब किसी को सर्विस देने के लिए रेडी हो गई हो, वो पर्टिकुलर फाइल एक बिल्ड कहलाती है। अगर आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जावा में, तो उसका एक जार फाइल बनेगा, हो सकता है उसका एग्जीक्यूटेबल जार हो, डबल क्लिक करके चला दिया जाए, तो वो जो एग्जीक्यूटेबल जार है वो एक बिल्ड है। अगर आपकी वेब एप्लीकेशन है तो वार, इंटरप्राइज एप्लीकेशन है तो ERR, समझ में आ रहा है ना? तो इंटरप्राइज, और अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन है तो APK, समझ में आ रहा है? तो यही जो फाइलें बन के आती हैं जो सर्वर पे डिप्लॉय होने के लिए रेडी होती हैं, वो एक बिल्ड कहलाती हैं। और इस बिल्ड को बनाया किसने? अगर आप इक्लिप्स के अंदर जाइए तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है जनरेट वार, जनरेट होता ही नहीं होता है। तो वो जो वार फाइल आप बनाते हो, एक्सपोर्ट कराते हो, वो इक्लिप्स नहीं बनाता। इक्लिप्स के अंदर कोई ना कोई एक बिल्ड टूल होती है जो उसको बनाता है। हाँ जी, हर आईडी के अंदर बिल्ड टूल होती है। अगर हम नेटबीन्स की बात करें तो उसके अंदर पहले आंट हुआ करता था, ठीक है, अभी भी आता है, ठीक है। इसी तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ग्रेडल है, ग्रेडल भी एक बिल्ड टूल है जो बिल्ड को बनाता है, ठीक है ना। फाइनल आपका एक ऐसा सर्विस तैयार करता है, एक ऐसी फाइल, टारगेट फाइल क्रिएट करके देता है जो किसी क्लाइंट को सर्व कराई जाती है। समझ में आ रहा है? लेकिन एक चीज़ सोचो, APK का फुल फॉर्म क्या है? एंड्रॉयड एसिड पैकेजिंग टूल, पैकेजिंग किट। तो उस पर्टिकुलर किट में तो बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, बहुत सारी चीज़ें होंगी ना। तो बिल्ड टूल एक टारगेट फाइल को, एक सर्विस प्रोवाइडर फाइल को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करता है, ठीक है। अगर आप बिल्ड टूल के बारे में और जानना चाहते हैं तो एक एग्जांपल से और समझिए। जैसे सपोज़ करिए कि हम 4-5 लोग बैठ के कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। मैं एक छोटा मॉड्यूल बना रहा हूँ, आप एक अलग मॉड्यूल बना रहे हो, दूसरा बंदा अलग मॉड्यूल बना रहा है, और सारे मॉड्यूल अब रेडी हो चुके हैं। रेडी हो गया है, अब उस मॉड्यूल को क्या करना है, हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको क्या करने वाला है, सर्वर पर डिप्लॉय करने वाला है। तो मॉड्यूल वाइज तो करेगा नहीं, तो उसको कंबाइन करके एक जगह इकट्ठा करने की ज़रूरत है। तो वो कैसे करेगा? उसके लिए तो कोई, उस प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए कोई ना कोई मॉडल होना चाहिए ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल है ना। प्रोडक्ट जो हमारा बना हुआ है उसको मैनेज करना तो पड़ेगा ही। तो उसको मैनेज करने के लिए वो कोई ना कोई बिल्ड टूल यूज करेगा, या वो मैवर यूज करेगा, वो या तो ग्रेडल यूज करेगा, या तो वो आंट यूज करेगा। तो इसीलिए जब अगर आप मैवर की बात करो तो मैवर में क्या बनता है? POM बनता है ना। POM का फुल फॉर्म क्या होता है? POM, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट मॉडल, समझ आ रहा है ना। तो वो किसी ऑब्जेक्टिव को मैनेज करने के लिए होता है। तो फिर वो क्या करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर कोई एक बिल्ड टूल यूज़ करेगा, चाहे वो कुछ भी यूज़ करे, कोई भी बिल्ड टूल यूज़ करे, और उस बिल्ड टूल के अंदर कमांड्स होते हैं। हर बिल्ड टूल के अंदर कमांड्स होते हैं कि पहले इस वाले मॉड्यूल को चलाना है, फिर इस वाले मॉड्यूल को चलाना है, फिर इस वाले मॉड्यूल को चलाना है, इस तरह से इंटीग्रेट कर लेना है। तो प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करके उनका एक सिंगल बिल्ड बना देगा और उसको सर्वर पर डिप्लॉय कर देगा। और जैसे उस सर्वर पे डिप्लॉय करेगा तो खटाखट उसको पता है कि मुझे पहले ये चलाना है, फिर ये चलाना है, फिर ये चलाना है। तो वो पर्टिकुलर मॉड्यूल को रन करना शुरू कर देगा और एक सिंगल बिल्ड से आपकी डिफरेंट मॉड्यूल एग्जीक्यूट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल उसी, अच्छा, इसके अलावा जो आप बता रहे थे कि मैंने ऐसा किया है कि भैया हमें जैसे सर्वलेट, जैसे हमें स्प्रिंग का प्रोजेक्ट बनाना है, हमें JSP का प्रोजेक्ट बनाना है, अब उनकी लाइब्रेरी हमें चाहिए,
तो हम क्या करते हैं, पॉम के अंदर एंट्री कर देते हैं, वो लाइब्रेरी हमारे आ जाती है। समझ में आ रहा है? तो वो भी एक फ़ायदा है, वो भी एक फ़ायदा है। अगर हम यहाँ पे जैसे सपोज़ करो एंड्रॉइड स्टूडियो में प्रोजेक्ट बना रहे हैं और हमें ज़रूरत पड़ गई फेसबुक लॉगिन की, हमें ज़रूरत पड़ गई जीमेल लॉगिन की, है ना, सोशल से तो लॉगिन करेंगे ही। तो सोशल से लॉगिन करने के लिए वो एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हो गई। उन थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को हमें क्या कर लेना है, यहीं पे देखो build.gradle होता है और यहीं पे होता है डिपेंडेंसी। यहाँ पे डिपेंडेंसी के अंदर यहाँ पे एंट्री कर देंगे सिंगल लाइन की, और वो एंट्री करते ही ये क्या करेगा, नेट से उन APIs को डाउनलोड करके लेके आ जाएगा। वो भी एक फ़ायदा है। तो जो हमारे जितने भी ग्रेडल्स होते हैं, सॉरी ये जो भी हमारे बिल्ड टूल होते हैं, वो प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं, APIs डाउनलोड करने में हेल्प कराते हैं, लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कराने में हेल्प कराते हैं, प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं, आर्किटेक्चर को पूरा कंट्रोल करते हैं। समझ आ रहा है ना? तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्लियर है? ठीक है, बहुत सारी चीज़ अभी आप इसे देखना, ये नहीं कि 1 मिनट में ख़त्म हो गया, अभी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो ग्रेडल के का यहाँ पे ये यूज है। अब देखो आप अपने सिस्टम में देखो, आपके सिस्टम के C ड्राइव के यूजर्स के सूर्या के अंदर एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंदर ये प्रोजेक्ट बना होगा, तो वहाँ पे स्पेस बना होगा। अब वो एक फिजिकल फोल्डर बना होगा, उस फोल्डर का एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ होगा, है ना, कि यहाँ पे SRC है, यहाँ पे ऐप है, यहाँ पे जावा है, यहाँ पे आपका जनरेट क्या नाम है कॉन्फ़िग फाइल है, यहाँ पे मेन एक्टिविटी है। तो ये डिफरेंट आर्किटेक्चर को मैनेज कौन कर रहा है, ये ग्रेडल ही कर रही है भाई। आपकी समझ में आ रहा है ना? पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने का काम यहाँ पे वो फिलहाल कर रही है। तो अगर हम यहाँ पे मेन 2 फाइलें हमारी देखें, एक ग्रेडल हो गया और एक ऐप हो गया। अच्छा, ग्रेडल के अंदर अगर हम जाएं तो देखिए एक लिखा है प्रोजेक्ट लेवल का ग्रेडल, एक लिखा है मॉड्यूल लेवल का ग्रेडल। इसमें भी डिफरेंस होता है। अगर हम मॉड्यूल लेवल के ग्रेडल, हमें इनिशियली क्या है कि एक प्रोजेक्ट एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स बनते हैं, समझ में आ रहा है? तो आप क्या कर सकते हो कि अलग अलग मॉड्यूल्स के लिए मॉड्यूल लेवल पे यूज कर सकते हो यहाँ पे ग्रेडल। और अगर क्या करना है, जैसे सपोज करो कि अभी हमारा सिंगल प्रोजेक्ट के अंदर सिंगल मॉड्यूल है, बट अगर आप डिफरेंट मॉड्यूल बना रहे हो तो हर मॉड्यूल ऐप लेवल की ग्रेडल में जाके यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। तो मॉड्यूल लेवल की ग्रेडल में जो सेटिंग करते हो वो हर मॉड्यूल के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट लेवल पे यहाँ पे कर दोगे तो सारे प्रोजेक्ट के लिए कॉमन होता है। अच्छा, और एक और चीज़ है, यहाँ पे जो ग्रेडल होते हैं ना उनके वर्जन्स होते हैं। अभी ये जो ग्रेडल का वर्जन है 3.3.2 चल रहा है, ठीक है। कई बारी आपको ज़रूरत पड़ती ग्रेडल की डिपेंडेंसीज को चेंज करना, ग्रेडल के मतलब वर्जन्स को चेंज करना, तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट लेवल का ग्रेडल जो सेटअप होगा ये पूरे प्रोजेक्ट में कॉमन होगा। तो कॉमन चीज़ें जब हमें पूरे प्रोजेक्ट में कभी ऐसे इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से करेंगे, नहीं तो वो यहाँ से मॉड्यूल लेवल पे ही करेंगे, ठीक है। यहाँ फ़िलहाल अभी 2 फाइलों की हमें ज़रूरत है, और बाकी प्रोगॉड वगैरह सेटिंग ये इंटरनल इनके यूज के लिए बना रहे हैं, तो इसको अभी हम बंद करके ही चलते हैं। अब आ जाते हैं ऐप के अंदर। जब आप ऐप ओपन करते हो तो यहाँ पे 3 फाइलें ओपन होके आती हैं, एक मैनिफेस्ट, एक जावा, और यहाँ जनरेटेड जावा और रिसोर्स, ठीक है। यहाँ पे ये 3-4 फाइलें बन के आ जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल बन के आई है जिसका नाम है मैनिफेस्ट। अब ये मैनिफेस्ट फाइल का यूज़ क्या होता है, मैनिफेस्ट के अंदर सबसे पहले जाते हैं और यहाँ पे इसके अंदर एक एक्सएमएल बन के आता है, उसे समझते हैं, जिसका नाम है manifest.xml। आपने कभी इसको समझने की कोशिश करी? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, एंड्रॉयड पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, फिर से मैं बता रहा हूँ, एंड्रॉयड की इन्हीं बेसिक चीज़ों को, इन्हीं बेसिक पॉइंट को जब एक बार दिमाग में आपका क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये चीज़ इसीलिए कर रहे हैं, ये चीज़ इसीलिए कर रहे हैं, फिर प्रोजेक्ट बनाना इसमें बहुत आसान है। कोई इसमें कोई बहुत बड़ा तीर थोड़ी ना है, तीर थोड़ी ना मारना है, क्योंकि सारे लॉजिक तो जावा में लिखे जाते हैं। इवन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो सर्विसेज होती हैं वो सब सर्वर पे बनती हैं, और कॉल ही तो करना है तो क्लाइंट ही है। तो इस क्लाइंट के इस आर्किटेक्चर को समझना ज़रूरी है। तो समझते हैं मैनिफेस्ट क्या होती है। manifest.xml एक एक्सएमएल फाइल होती है ना, एक ऐसी एक्सएमएल फाइल जो एप्लीकेशन को, एंड्रॉयड एप्लीकेशन की सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कंटेन करके रखती है। अच्छा, एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन जब बनती है तो एप्लीकेशन का नाम होता होगा, एप्लीकेशन का पैकेज का नाम होता होगा, एप्लीकेशन के अंदर इमेज होती होगी, एप्लीकेशन के अंदर लोगो होता होगा, है ना, एप्लीकेशन के अंदर लोगो होता होगा, साथ ही साथ एप्लीकेशन के अंदर एक्टिविटी होती होगी। मैंने आपको अभी बताया एक्टिविटी क्या होती है, स्क्रीन होती है। अच्छा, हमारे लिए स्क्रीन होती है, बट कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिविटी क्लास होती है। एक्टिविटी का एक सेशन ही लूँगा, मैं आपको समझाऊंगा।
तो एक्टिविटी क्लास होती है, और कोई भी नॉर्मल क्लास जब उस एक्टिविटी क्लास को एक्सटेंड करता है तो वो एक्टिविटी बन जाता है। जैसे सर्वलेट को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास सर्वलेट बन जाती है। तो कहीं ना कहीं एक्टिविटी के अलावा सर्विसेज भी बनेंगी, ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी बनेंगे और कंटेंट प्रोवाइडर भी बनेंगे। तो ये जितना चीज़ों का नाम मैंने लिया है, एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेशन का लोगो, सर्विसेज के नाम, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, कंटेंट प्रोवाइडर्स, एप्लीकेशन का लोगो, मतलब एन नंबर ऑफ चीज़ें होंगी। और साथ ही साथ एक चीज़ और, अगर हमारी एप्लीकेशन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी तो कौन सी एक्टिविटी को पहले चलाना है, ये भी तो बात है। तो ये सब कुछ एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो एंड्रॉयड का रन टाइम है वो कैसे डिसाइड करता है, वो इसी manifest.xml से डिसाइड करता है। सो manifest.xml एक ऐसी सेंट्रल फाइल है जहाँ से एंड्रॉयड स्टूडियो का जो रन टाइम है, एंड्रॉयड का जो रन टाइम है, एंड्रॉयड ART, वो ART यहीं से सब कुछ उठाता है। आप इसे ओपन करिए, देखिए ना, देखिए यहाँ पे दो व्यू है, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है, यहाँ पे XML व्यू है। ठीक है, अगर आप इसके टेक्स्ट व्यू में जाएंगे तो आप यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर जो है ये XML का वर्जन है, इसको बोलते हैं प्रोसेस इंस्ट्रक्शन PI, और ये XML का है स्कीमा। ठीक है, XML के अंदर टैग होते हैं, ये तो पता ही है, XML तो पता ही है ना, XML का फुल फॉर्म तो पता है। जैसे जावा के अंदर वेब डॉट आती है ना XML, नहीं वो तो ठीक है, जावा के अंदर web.xml होती है सर्वलेट में, बहुत अच्छी बात है। मेरा क्वेश्चन है कि XML क्या होती है, ज़्यादा नहीं पढ़ा नहीं ज़्यादा पढ़ा है तो जानिए XML क्या होती है। XML का फुल फॉर्म तो सबको पता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML भी एक चीज़ होती है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप इंटरव्यू में गए, आपसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछ दिया कि एंड्रॉयड जानते हो, हाँ जी, XML क्या होती है, पूछेगा क्वेश्चन आपसे XML क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे XML का यूज है। HTML क्या होती है, HTML XML में क्या डिफरेंस होता है, तो मैं आपको बताऊं, HTML एक ऐसा मार्कअप लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज का काम बस एक ही है, एक ही पर्पस है, और वो होता है वेब पेजेस को डिज़ाइन करना। ठीक है, HTML के अंदर बने बनाए टैग होते हैं, और वो केस सेंसिटिव नहीं होता, और उनके अंदर केवल डेटा की डिज़ाइनिंग होती है, प्रेजेंटेशन होता है। उस प्रेजेंटेशन को करने के लिए उनके पास टैग होता है, जिन टैग का यूज करके वो डिज़ाइनिंग करते हैं। और हर ब्राउज़र के अंदर HTML के कंपाइलर्स पड़े होते हैं, वो कंपाइलर उस XML के टैग को रीड करके उसको ट्रांसलेट करके चलाते हैं। तो कहीं न कहीं जो हमारे HTML हैं, दे आर HTML का फुल फॉर्म क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक ऐसा मार्कअप लैंग्वेज जो डेटा को डिज़ाइन करता है, डिज़ाइन करता है, ऐसा बोल सकते हो, जो दिखाता है। बट क्या HTML से डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है, क्या डेटा स्टोर करके कहीं रख सकते हो, XML में कर सकते हो, ये डिफरेंस। हाँ जी, HTML कैन ओनली डिज़ाइन द डेटा, बट XML कैन डिज़ाइन एज वेल एज डिस्क्राइब द डेटा, इट कैन होल्ड द डेटा। हाँ जी, XML कैन बी ऑल्सो यूज एज अ पार्शियल डेटाबेस। आपको पता नहीं है, XML इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, जैसे ये नोएडा सेक्टर 63 में, सेक्टर 62 में कंपनी है जो आप बता रहे थे, क्या नाम है, इनोडेटा, वहाँ पे XML पे काम होता है अभी हमारे सेक्टर के एक बंदे हैं जो XML पे काम करते हैं वहाँ पे। वहाँ डेटा स्टोर करने के लिए डेटाबेस नहीं यूज करते हैं, वो XML यूज करते हैं, XML के पार्सर यूज़ करते हैं। XML में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो वो यूज करते हैं। अच्छा ये बताओ, जो वर्ड है उसका एक्सटेंशन पहले क्या हुआ करता था, डॉक, और अब क्या होता है, डॉक्स। तो ये X स्टैंड फॉर व्हाट, XML इज नथिंग, इज द मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा। वो बहुत सारे डेटा को, एक सिंगल डेटा जो बहुत सारे डेटा को कंटेन करके रखता है। कंपनी लेवल पे देखो, अभी XML ही क्यों, ये भी बहुत बड़ी बात है भाई। आप सर्वलेट के केस में web.xml बनाते हो, सर्वलेट नेम, सर्वलेट क्लास, सर्वलेट कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ देते हो, तो XML एक सिंगल डेटा हो गया web.xml, और उसके अंदर बहुत सारे डेटा हो गए। उन सारे डेटा को संभाल के रख ही तो रहे हो एक, तो वो मेटा डेटा नहीं हो गया, वो एक डेटाबेस नहीं हो गया काइंड ऑफ। वो डेटा को रीड कौन कर रहा है, कंटेनर। उसी तरह से ये जो XML manifest.xml है, इसको कौन रीड करता होगा, एंड्रॉयड का रन टाइम। तो एंड्रॉयड का रन टाइम कैसे इन चीज़ों को रीड कर पाएगा, जो ये मेटा डेटा है, इन मेटा डेटा के टैग को देख के उसे रीड कर पाएगा।
समझ में आ रहा है? तो फिलहाल अभी इसको और डिटेल में समझते हैं, लेकिन अभी यहाँ इतना क्लियर है कि HTML और XML में डिफरेंस है कि HTML के अंदर बने बनाए टैग होते हैं, आप टैग नहीं बना सकते हो। XML में टैग बना सकते हो, जिसको बोलते हैं कस्टम टैग। JSP के अंदर कस्टम टैग पड़ा है, खुद के टैग बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, है ना। TLD फाइल बनाते हैं, टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर, जिसके अंदर हम टैग के टैग हैंडलर वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से XML के अंदर भी खुद के टैग बनाए जा सकते हैं। XML केस सेंसिटिव है, HTML केस सेंसिटिव नहीं है। HTML कैन ओनली डिज़ाइन द डेटा बट XML कैन बी ऑल्सो डिज़ाइन एज वेल एज डिस्क्राइब द डेटा। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। XML का एक और बहुत 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 अच्छा यूज़ है, और वो यूज़ ये है कि XML जो होता है वो इंटर लैंग्वेज कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। आपको पता है वेब सर्विसेज जो अब होती हैं, अब तो खैर JSON मतलब रेस्ट और सोप 2 कैटेगरी होती है वेब सर्विसेज की। तो जो पहले के रेस्ट सर्विसेज सोप सर्विसेज होते थे, उन सर्विसेज में हमेशा जो डेटा एक्सपोज करा जाता था उसके लिए एक XML बनती थी, है ना। वो XML ही क्यों? क्योंकि XML इंटर लैंग्वेज कम्युनिकेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। आपको पता है XML क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर होता है, या यहाँ पे XML टेक्नोलॉजी क्यों यूज करी गई है? यहाँ पे XML टेक्नोलॉजी इसलिए यूज करी गई है क्योंकि अगर XML में कोई चीज़ ऐसे बनी है, इसके अंदर ये टैग बना है, इस टैग की मीनिंग यहाँ पे इन्होंने डिफाइन करके रखी है, तो इस टैग को हैंडल करने वाला एक हैंडलर भी होगा कहीं, और वो हैंडलर जावा .NET PHP किसी भी लैंग्वेज में बनाई जा सकती है। मतलब उनको रीड करने वाले प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में बनाए जा सकते हैं। उनको बोलते हैं XML के पार्सर्स, XML पार्सर जो XML के टैग को रीड करते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ XML के फॉर्म में कहीं लिखी गई है तो उस चीज़ को रीड करना हर लैंग्वेज के लिए ईजी है। हर लैंग्वेज कहता है कि अगर जैसे सपोज करो जावा में कोई कोड लिखा है, उसको .NET वाला पढ़ना चाहता है तो क्या करेगा? नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन एक टेक्नोलॉजी होती है मतलब जावा में JNI होता है, जावा नेटिव इंटरफेस, है ना। नेटिव लाइब्रेरी कॉल करानी पड़ती है, बहुत तामझाम करना पड़ेगा तब वो कर पाएगा। लेकिन अगर बीच में एक इंटरफेस बना दिया जाए और वो एक लेयर चढ़ा दिया जाए, वो लेयर हो XML का, और कहा जाए कि जावा कुछ भी करेगी XML में जाए लेके डाल देगी डेटा, और वो भी जो दूसरी टेक्नोलॉजी है वो डायरेक्ट डेटा लेने के लिए XML से ही आएगी, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो इंटर लैंग्वेज कम्युनिकेशन की फैसिलिटी देगा कि नहीं देगा? तो वो है हमारी XML। XML इज़ वन ऑफ द ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंटर लैंग्वेज कम्युनिकेशन की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराती है। और XML जावा यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर क्या होगा कि एंड्रॉयड के अंदर भी तो बहुत सारे जो है हमारे टैग होंगे, उन सारे टैग को रीड करने वाले प्रोग्राम्स होंगे। तो वो प्रोग्राम हो सकता हो अभी जैसे जावा में है, सॉरी यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में क्या है, आप जावा में कोडिंग कर सकते हो, कोडलिन में भी कर सकते हो, सी में भी कर सकते हो। तो लेकिन जो सबकी डिज़ाइनिंग होती है या सबका वो जो कह सकते हो कि जो UI कंसेप्ट है वो सब XML में ही है। क्यों? क्योंकि वो XML के उन टैग को सी में, कोटलिन में, जावा में कहीं पे भी पार्स करा के रीड करा सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो फिलहाल ये डिफरेंस होता है। अभी XML के अंदर मतलब सुबह से शाम हो जाए अगर हम इसको बात करें तो फिलहाल ये इतनी बड़ी चीज़ होती है। फिलहाल अभी यहाँ पे ये समझ लो कि हर XML के अंदर जो टैग होते हैं हम खुद भी बना सकते हैं। एंड्रॉयड वालों ने सोचा कि क्यों ना इसी टेक्नोलॉजी को हम यूज करें, XML टेक्नोलॉजी को यूज करें और हम खुद के अपने टैग बनाएं, खुद के टैग हैंडलर बनाएं, खुद की टैग लाइब्रेरी बनाएं। ठीक है, तो इन्होंने अपने खुद के टैग लाइब्रेरी सब कुछ डिफाइन करके और XML के फॉर्म में सारी चीज़ें करा दी, ये ताकि कल को अगर आपको बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी और लैंग्वेज की जरूरत पड़े तो हर लैंग्वेज इस टैग को रीड कर पाए, उनके पार्सर प्रोग्राम इजीली बना पाए। क्लियर है? और फिर देखो एक्चुअली होता क्या है कि हर XML टैग को रीड करने की जो लाइब्रेरी होती है, इंटरनल लाइब्रेरी, वो कहीं ना कहीं पड़ी होती है। XML का स्कीमा कहलाती है वो। ठीक है, XML की जो स्कीमा होती है वो देखो ये दिख रहा है आपको, ये स्कीमा का ये लोकेशन, तो ये जो लोकेशन है इस लोकेशन को हटा दो अभी आप। ठीक है, तो ये जो टैग है नीचे काम करने बंद कर देंगे। समझ आ रहा है? तो कहीं न कहीं इस स्कीमा के अंदर इन XML के टैग की इंफॉर्मेशन होती है। क्लियर है? और अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर देखिए क्या है, एप्लीकेशन का नाम है, बता रहा था ना मैं, एप्लीकेशन का थीम है, देखिए एक्टिविटी की एंट्री है, साथ में इंटेंट फिल्टर है, और अब यहाँ पे क्लोज हो गया। लेकिन कल को यहाँ पे एक एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी बन सकती हैं,
सर्विसेज बन सकते हैं, ब्रॉडकास्ट रिसीवर बन सकता है, कंटेंट प्रोवाइडर बन सकता है, और साथ ही साथ यहाँ पे इंटेंट फिल्टर होता है, समझेंगे इसको हम, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन के अंदर जो कुछ भी आप एप्लीकेशन में बनाने वाले हो, ठीक है, एप्लीकेशन की सारी इन्फॉर्मेशन यहीं पे रखी जाती है। ऐप का नाम क्या होगा, ऐप का लॉन्चर आइकन क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐप का नाम देखो यहाँ पे लिखा हुआ लेबल, ठीक है। और ये देखो मेन एक्टिविटी, हमारी एक एक्टिविटी क्लास होगी और वो उसका एक्शन मेन होगा और उसको लॉन्च करा जाएगा, ये सब कुछ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना क्लियर है कि भैया मैनिफेस्ट कुछ होती है, ठीक है। फिर इसे समझेंगे अभी। अब एप्लीकेशन के अंदर बिजनेस लॉजिक जो भी लिखे जाएंगे जावा के अंदर लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे देखो जावा से रिलेटेड यहाँ पे एंड्रॉयड का टेस्ट फाइल जो बनती है वो इंटरनल फाइल है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले फाइल के अंदर ये मेन एक्टिविटी जो जावा फाइल है, इस जावा फाइल का क्या यूज़ होता है, बिजनेस लॉजिक इतना, ठीक है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहीं न कहीं इस जावा फाइल, ये जावा फाइल एक एक्टिविटी क्लास को एक्सटेंड करती है, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को एक्सटेंड करती है। और ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी पे यहाँ कंट्रोल लेके जाएंगे तो ये एक्सटेंड इंटरनली किसको करती है, वो करती है फ्रेगमेंट एक्टिविटी को, और वो इंटरनली एक्सटेंड करती है कहीं ना कहीं सपोर्ट एक्टिविटी लाइब्रेरी को। सपोर्ट एक्टिविटी लाइब्रेरी एक्सटेंड करती है कहीं ना कहीं एक्टिविटी को। तो इस तरह से हर क्लास इनडायरेक्टली या डायरेक्टली एक्टिविटी की चाइल्ड है। तो एक्टिविटी एक क्लास है, यहाँ पे ये भी दिख गया हमें, ठीक है, ये मेन एक्टिविटी क्लास है। तो हमारी ये क्लास एक एक्टिविटी क्लास है और इस एक्टिविटी की एंट्री यहाँ पे देखो मैनिफेस्ट के अंदर ऑलरेडी हुआ है, एक्टिविटी टैग के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इस जावा फाइल का क्या यूज होता है, इस जावा फाइल में हमें क्या लिखना पड़ता है, समझने की हमें ज़रूरत है फ़िलहाल। अब इस जावा फाइल में डिज़ाइनिंग भी तो होगी, जैसे ऐप बनेगा तो डिज़ाइनिंग तो होगा, वहाँ पे टैब बनेंगे, ठीक है। कुछ तो कुछ ओपन ही नहीं हो पाया यहाँ पे, टैब बनेंगे, स्क्रीन बनेगी, है ना, मेन्यूज़ बनेंगे। तो जो कुछ भी बनेगा वो सब हमारा बनाने के लिए यूआई डिज़ाइनिंग करना पड़ेगा, और वो सारे डिज़ाइनिंग का काम एक एक्सएमएल फाइल के अंदर होता है, रिसोर्स एक्सएमएल फाइल के अंदर होता है। और अगर हम यहाँ से उस रिसोर्स एक्सएमएल फाइल में जाएं तो यहाँ से देख सकते हैं, तो रिसोर्स के अंदर यहाँ पे एक ड्राइबल फोल्डर होता है, एक लेआउट फोल्डर होता है, मैप फोल्डर होता है और वैल्यूज़ फोल्डर होता है, ठीक है। ये एकदम पिक्चर दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। आप जब एंड्रॉयड पढ़ने जाते हो तो आपको पिक्चर एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जब आप प्रोजेक्ट बनाने जाओगे, काम करने जाओगे, तो ये इतने फाइल हमारे पास हैं। इन फाइल का क्या क्या यूज है हम इसे डिस्कस करेंगे।